नमस्ते बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की तरफ से इस चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का विषय सांख्यिकीय आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभ्यासक्रम के अनुसार इस विषय को 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 जिसमें है 4 चैप्टर और उनके अंक है 48। पार्ट 2 में 5 चैप्टर जिनके अंक है 52, कुल मिलाकर 100 अंक। जिसमें पार्ट 1 की अगर बात करें तो पार्ट 1 में 4 चैप्टर है जिनके नाम है सूचकांक, रैखिक सहसंबंध, रैखिक नियत संबंध और सामयिक श्रेणी। सभी के 12-12 अंक है, इसलिए कुल मिलाकर ये हमारा प्रथम भाग 48 अंक का होता है। पार्ट 1 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सूचकांक, प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो जो हमारे 6 सेक्शन होते हैं ABCDEF, हर एक सेक्शन के अंदर कितने अंक का ये चैप्टर पूछा जाता है उसका छोटा सा विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन A में 1 अंक का एक MCQ पूछा जाएगा। सेक्शन B में भी 1 अंक का एक वाक्य का एक प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन C में 2 मार्क्स, सेक्शन D में 3 अंक का एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा और सेक्शन F में 5 अंक का एक बड़ा सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार से सूचकांक 12 अंक का वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले चैप्टर में सूचकांक का अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ है कि किसी वस्तु के साथ संलग्न चल राशि के चालू समय के मूल्य में कोई निश्चित समय के मूल्य में होते सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन को, ये 3 शब्द याद रखने हैं, सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। तो मूल्य परिवर्तन की तुलना अगर हमें करनी हो तो हम 2 प्रकार से करते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तु प्रति किलोग्राम उनके मूल्य वर्ष 2015 और वर्ष 2020 में। वस्तु के नाम है गेहूं और चावल। गेहूं का मूल्य वर्ष 2015 में 24 रुपये था और वो बढ़कर वर्ष 2020 में 30 रुपये हो गया है। जबकि चावल का मूल्य वर्ष 2015 में 40 रुपये था, वो बढ़कर 46 रुपये बन गया है। तो अगर हम निरपेक्ष माप इसका ज्ञात करें तो निरपेक्ष माप यानी अंतर, तो दोनों वर्षों के मूल्य का अंतर हम ज्ञात करेंगे तो वो अंतर हमें मिलता है 6, गेहूं का भी 6 और चावल का भी 6। लेकिन इस प्रकार की जो हमारी तुलना है वो गलत होती है। इस प्रकार से हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी वस्तु के मूल्य की तुलना करनी हो तो सापेक्ष तुलना ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमें ज्ञात करना है सापेक्ष माप। सापेक्ष माप यानी गुणोत्तर। तो गेहूं के मूल्य का गुणोत्तर 30/24 यानी 1.25 और चावल के मूल्य का गुणोत्तर 46/40 यानी 1.15। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि गेहूं का मूल्य 1.25 गुना हो गया, जबकि चावल का मूल्य 1.15 गुना हो गया है। इनको अगर हम प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं तो 1.25 को 100 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 125 और चावल में 1.15 का गुणा 100 से करने पर हमें मिलेंगे 115, जो कि होंगे हमारे सूचकांक, सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन। सूचकांक के लक्षण, जिसमें पहला लक्षण है कि सूचकांक इकाई रहित माप है। अर्थात जब सूचकांक हमें ज्ञात होता है तो उसके पीछे लीटर, मीटर, रुपये, किलोग्राम ऐसा कुछ भी जो इकाई का माप होता है वो हमें लिखना नहीं है। दूसरा, ये तुलनात्मक माप है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग समय के हमें मूल्य दिए होते हैं, यानी उनके बीच हम तुलना कर सकते हैं कि वर्ष 2015 में मूल्य क्या था, वर्ष 2020 में मूल्य क्या है। इसलिए ये एक प्रकार का तुलनात्मक माप है।
और तीसरा यह सापेक्ष माप है। परिभाषा में भी बताया गया था कि यह एक सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन है, यानी ये एक सापेक्ष माप है। अब आधार वर्ष की विधि सूचकांक ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो दो प्रकार के आधार वर्ष होते हैं, एक होता है अचल और दूसरा होता है परंपरित। ये दोनों ही हमारी पहली विधि के नाम है। तो यहाँ पर अचल आधार की विधि का सूत्र होता है चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100, और परंपरित आधार की विधि का सूत्र बनता है चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। स्वाध्याय 1.1 का हम पहला सवाल हल करेंगे। तो सवाल इस प्रकार से आपको दिया गया है कि एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से वर्ष 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से आपको अचल आधार की विधि, जहाँ पर वर्ष 2008 आधार वर्ष लेना है, परंपरित आधार की विधि और वर्ष 2011 से वर्ष 2013 के दैनिक औसत वेतन की औसत को ध्यान में लेकर आधार वेतन लेकर आपको अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना करनी है। यहाँ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होता है। तो इसका उत्तर पहले हमने लिखना है कि आधार वर्ष 2008 है, ताकि हमें याद रहे। कॉलम में हमने दिए थे वर्ष 2008 से 2015 और दैनिक औसत वेतन के मूल्य जो कि रुपयों में है। तीसरा कॉलम अचल आधार की विधि से सूचकांक की गणना। सूत्र चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। तो वर्ष हमने लिख दिया 2008 से 2015 तक और उनके दैनिक औसत वेतन भी लिख दिए हैं। अब सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 2008 की अगर हम गणना करें तो वर्ष 2008 का मूल्य यानी कि चालू वर्ष का चल मूल्य 275 है। भाग में हमें रखना है आधार वर्ष का चल मूल्य, और आधार वर्ष इस सवाल में बोला था 2008 ही है, यानी 275 को 275 से भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है, तो जवाब मिलेगा हमें 100। वर्ष 2009 में चालू वर्ष का चल मूल्य 284 हो जाएगा और आधार वर्ष का चल मूल्य 275 होगा, गुणा में रखना है 100, जवाब मिलेगा 103.27। वर्ष 2010 में चालू वर्ष का चल मूल्य 289 बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य 275 गुणा 100 करने पर जवाब मिलेगा 105.09। वर्ष 2011 में चालू वर्ष का चल मूल्य 293 बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य 275 गुणा में 100 करने पर जवाब मिलेगा हमें 106.55। वर्ष 2012 के लिए चालू वर्ष का चल मूल्य 297 बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य 275 गुणा में 100। इस प्रकार से वर्ष 2013, 14 और 15 की गणना यहाँ पर बताई गई है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने जैसी है कि सूत्र में ऊपर तो आएगा चालू वर्ष का चल मूल्य जो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन भाग में क्या है तो आधार वर्ष का चल मूल्य, और आधार वर्ष है 2008, इसलिए सभी चालू वर्ष के चल मूल्यों को हमें आधार वर्ष के चल मूल्य 275 से भाग देना है। यानी आधार वर्ष एक ही रहेगा, सबके भाग में आप देख सकते हो हमने क्या लिया है 275 ही, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारी विधि का नाम है अचल आधार की विधि। अचल यानी जो कभी बदले ना। अब जाते हैं दूसरी विधि पे, जिसका नाम है परंपरित आधार की विधि। वही सवाल, वही कोष्टक। तो पहले दो कॉलम तो हमें वही लिखने हैं, वर्ष और दैनिक औसत वेतन। तीसरा कोष्टक हमारा बदल जाएगा, तीसरा कॉलम हमारा बदल जाएगा।
तो परंपरित आधार की विधि का सूत्र बनेगा चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा में 100। वर्ष 2008 चालू वर्ष का चल मूल्य 275 भाग में गत वर्ष का चल मूल्य लेना है। गत वर्ष का चल मूल्य हमारे पास नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे कि गत वर्ष भी ये जो दैनिक औसत वेतन है 275 2007 में भी उतना ही होगा। इसलिए 275 गुण बटे में 275 गुणा में 100 करने पर जवाब मिलेगा 100। और अगर इसकी गणना आपको ना करनी हो तो आप सीधे सीधे 100 लिख सकते हो। वर्ष 2009 की बात करें तो चालू वर्ष का चल मूल्य होगा 284, भाग में रखना है आपको गत वर्ष का चल मूल्य जो कि होगा 275 गुणा में 100। फिर वर्ष 2010 की बात करें तो 289 चालू वर्ष का चल मूल्य है, भाग में गत वर्ष का चल मूल्य बनेगा 284 गुणा में 100 रखने पर जवाब मिलेगा हमें 101.76। वर्ष 2011 में चालू वर्ष का चल मूल्य होगा 293, भाग में गत वर्ष का चल मूल्य 289 गुणा 100 करने पर जवाब मिलेगा 101.38। वर्ष 2012 में चालू वर्ष का चल मूल्य 297 बटे में गत वर्ष का चल मूल्य लेंगे हम 293 गुणा में 100 रखने पर जवाब मिलेगा हमें 101.37। आगे वर्ष 2013 में चालू वर्ष का चल मूल्य है 213 बटे में गत वर्ष का चल मूल्य 297 गुणा 100 करने पर जवाब मिलेगा 105.39। वर्ष 2014 में चालू वर्ष का चल मूल्य बनेगा 328, भाग में गत वर्ष का चल मूल्य 213 गुणा में 100 करने पर 104.79। और अंत में वर्ष 2015 चालू वर्ष का चल मूल्य 245 बटे में गत वर्ष का चल मूल्य 328 गुणा 100 करने पर जवाब मिलेगा 105.18। तो ये है परंपरित आधार की विधि, जहाँ पर सूत्र में भाग में आपको लेना है गत वर्ष का चल मूल्य यानी कि पिछले वर्ष का चल मूल्य, हर एक चालू वर्ष के चल मूल्य को भागते रहना है। तो यहाँ पर हमारी दो विधि पूरी होती है, अचल आधार की विधि और परंपरित आधार की विधि। आगे अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।